हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संबल एकेडमी के में। आज हम जो जनजाति मध्य प्रदेश की जनजातीय वाली वीडियो है उसका अगला भाग देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग गोंड जनजाति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और इससे आने वाले सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। और दोस्तों, यह जो मटेरियल है यह 2-3 बुकों का कलेक्शन करके बनाया है और यह ध्यान में रखा गया है कि कोई भी प्रश्न इससे बाहर न जाए। कोशिश की गई है कि इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपका ना जाए और इसे आप ध्यान से यदि पढ़ लेंगे तो सारे प्रश्न यहाँ से आने वाले आपके कवर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए गोंड जनजाति। तो आप लोग जानते हैं कि यह जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति जो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और मध्य प्रदेश की यह दूसरे नंबर की जनजाति है। अभी हाल ही में कुछ जनजाति परिवर्तन हुए हैं, तो वहाँ पे भारत की सबसे बड़ी जनजाति भी भील को मान लिया गया है। पहले जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति थी, लेकिन हाल ही में हुए आंकड़ों में परिवर्तन के अनुसार भील जनजाति को भारत की सबसे बड़ी जनजाति मान लिया गया। तो ये भी याद रखिएगा आप। और मध्य प्रदेश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश में आप लोग जानते हैं पहले नंबर पे जो जनजाति है वह है भील जनजाति दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। और यह जो गोंड शब्द है दोस्तों, यह कोंड तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से बना है। तो यह भी आपसे पूछ सकता है कोंड शब्द किस भाषा का है, तो तेलुगु भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दोस्तों पर्वत। तो यह दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी उपजातियाँ देखते हैं। उपजातियों में है प्रधान। उपजातियों में पहले क्या है प्रधान। प्रधान कौन होते हैं, तो प्रधान वे होते हैं जो इस जनजाति में पूजा पाठ का काम करते हैं। फिर दूसरी है अगरिया। अगरिया वे लोग होते हैं जो लोहे से संबंधित काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, आप लोग जानते ही है ना। फिर है ओझा, तो जो तांत्रिक का काम करते हैं वो लोग ओझा। और अगला है दोस्तों नगारची, ठीक है। फिर सोल्हास है। सोल्हास ये जो बढ़ईगिरी का काम करते हैं। और फिर एक और जो उपजाति होती है कमार होती है। तो ये कमार का जो प्रश्न है ये पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा कमार किस जनजाति की उपजाति है, तो याद रखिएगा गोंडों की उपजाति है, ठीक है। तो इस तरीके से उपजाति आप लोग याद रखिएगा। इसमें मैक्सिमम कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए क्योंकि ये उपजातियाँ लगभग याद रहती है लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है दोस्तों, एक राजगोंड और एक धुरगोंड। राजगोंड जो होते हैं ये भूस्वामी होते हैं, ठीक है। और जो धुरगोंड होते हैं यह लोग मजदूरी का काम करते हैं, मतलब ये भूस्वामी नहीं होते और कम संपत्ति वाले होते हैं। और राजगोंड जो होते हैं वो अधिक संपत्ति वाला होते हैं। इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इनका विस्तार देख लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि नर्मदा नदी के दक्षिण और पश्चिम, ये आपकी नर्मदा नदी है, तो इसके उत्तर वाले भाग में इस वाले क्षेत्र में और इसके दक्षिण वाले भाग में सतपुड़ा वाले क्षेत्र में गोंडों का निवास स्थान है। इसमें जो प्रमुख जिले हैं वह है छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, होशंगाबाद, रायसेन और आपके जबलपुर, ढिंडोरी, मंडला, ठीक है, बालाघाट। ये सारे जो है गोंडों से संबंधित आपके ज़िले हैं, गोंड जनजाति से संबंधित ज़िले हैं। तो यह भी याद रखिएगा नर्मदा के और दक्षिण और पश्चिम भाग में। फिर इनके पर्व देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से सबसे अधिक प्रश्न बनने की संभावना है, तो इनके पर्व थोड़ा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला पर्व है इनका मेघनाद पर्व। पूछेगा आपसे कब मनाया जाता है, कौन सी जनजाति मनाती है, तो फाल्गुन के पहले पक्ष में, जो फागुन माह होता है फरवरी और मार्च के पास में होली के टाइम पे, तो उस टाइम पे इनका मेघनाद पर्व मनाया जाता है। होली के समय पे याद रखिएगा, होली से रिलेट करते हुए, तो होली के समय इनका मेघनाद पर्व मनाया जाता है। और मेघनाद पर्व की यहाँ पर ये पिक भी लगाई हुई है, तो इसमें देख लीजिए इस तरह के, ये जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे इस तरह के मैदान में 2 मतलब खंबे गड़े होते हैं जिन्हें मेघनाद का वास होता है जिनमें, और ये लोग इनकी पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पे मेला लगा होता है और यहाँ पे ये लोग नाच गान करके और मेघनाद पर्व मनाते हैं। तो याद रखिएगा कब मनाया जाता है मेघनाद पर्व, फाल्गुन माह के पहले पक्ष में होली के समय पे, ठीक है। फिर एक नवाखानी है। नवाखानी जो पर्व है ये छत्तीसगढ़ में आपको देखने के लिए मिलेगा। छत्तीसगढ़ में जब धान की नई फसल आती है दोस्तों, तो उस नई फसल से, मतलब पहली जो फसल होती है उससे आपका खीर वगैरह बनाई जाती है, कुछ जो है व्यंजन बनाए जाते हैं खाने के, और उस टाइम ये पर्व नवाखानी मनाया जाता है। तो याद रखिएगा नवाखानी और मेघनाद, ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट पर्व है। इसके अलावा जो है बगपंती, हरदिली, छेरता, ये सब भी है। हरदिली का पर्व कृषि कार्य से संबंधित है। एक इंपॉर्टेंट पर्व है दोस्तों जो प्रश्न बन सकता है, लारूकाज।
लारूकाज जो है आप लोग जानते होंगे सूअर के विवाह का प्रतीक है, और ये किस जनजाति का पर्व है? तो गोंडों का पर्व है, ये गोंड जनजाति का पर्व है लारूकाज। ठीक है, और अगला जो पर्व है मड़ही पर्व। मड़ही पर्व, इस मड़ही पर्व में दोस्तों एक नृत्य का नाम याद रखिएगा, एबाल तोर। एबाल तोर नृत्य का संबंध पहले तो ये पूछेगा किस जनजाति से है, तो मड़ई या मुरिया जनजाति संबंधित है। मड़ई पर्व में इसको मनाया जाता है, तो याद रखिएगा एबाल तोर नृत्य किस पर्व से संबंधित है? मड़ई पर्व से संबंधित है। किस जनजाति से? तो मुरिया। मुरिया जो है वो गोंडों की एक शाखा मानी जाती है जो छत्तीसगढ़ में मिलता है देखने के लिए, लेकिन आप भी यहाँ भी याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। तो क्या बताया? एबाल तोर नृत्य। ठीक है, तो ये हो गए पर्व। मेघनाथ देखा आपने, नवाखानी, बकपंथी, हरदिली, छेरता, लारूकाज और मड़ई। आगे चलते हैं, विवाह देख लीजिए। विवाह, वैसे तो बहुत सारे विवाह प्रचलित है, लेकिन प्रमुख रूप से 3 विवाह प्रचलित है इसमें। एक है पठोनी विवाह। पठोनी विवाह क्या होता है? तो पठोनी विवाह में क्या होता है दोस्तों, लड़की बारात लेके लड़के के यहाँ जाती है। क्या होता है, लड़की जो होती है वह बारात लेके लड़के के यहाँ जाती है, उल्टा होता है दोस्तों इसमें। तो पहले तो यही प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन से विवाह में लड़की जो है लड़के के यहाँ बारात लेकर जाती है? तो याद रखिएगा पठोनी विवाह में। ठीक है, और दूसरा ये बन सकता है कि किस जनजाति संबंधित है? तो याद रखिएगा गोंड जनजाति संबंधित विवाह है पठोनी विवाह। और भी जनजाति, लेकिन प्रमुख रूप से गोंड से संबंधित है। फिर एक दूसरा है दोस्तों चढ़ विवाह। तो चढ़ विवाह में सामान्य अपना जैसे लड़का बारात लेके जाता है उसी तरीके का होता है ये चढ़ विवाह। फिर एक लमसेना विवाह, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि लड़का जो होता है वह लड़की के मतलब उसके ससुराल में जाके रहता है, वहाँ पर कुछ दिनों तक काम करता है, लगभग 1 आध महीने तक वहाँ रहता है, काम वाम करता है। और जो लड़का जो जाता है उसे लामा नाई कहा जाता है। तो यह भी याद रखिएगा, इस तरीका का विवाह जो होता है उसको लमसेना विवाह कहते हैं। और भी जनजातियों में प्रचलित है, लेकिन गोंड और बैगा में प्रमुख रूप से ये विवाह प्रचलित है। ठीक है, ये आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग फैक्ट मिलेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये हिंदी ग्रंथ अकादमी से मैंने यहाँ पे लिखे हुए, तो यदि कभी प्रश्न बनता है तो आप लोग यदि लगाएंगे सही गोंड जनजाति तो आपका गलत नहीं माना जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, दूध लौटावा प्रथा आप लोग जानते ही क्या होती है कि जो बुआ मतलब फुफेरे और ममेरे भाई बहनों का जो आपस में विवाह होता है उसे दूध लौटावा प्रथा कहते हैं। ठीक है, बुआ और मामा के लड़के का जो आपस में विवाह होता है उसे क्या कहते हैं हम? दूध लौटावा प्रथा। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या क्या है। एक घोटुल प्रथा होती है दोस्तों। कौन सी प्रथा होती है? घोटुल प्रथा होती है। ठीक है, और घोटुल प्रथा को चेलिक मेटियारी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा चेलिक मेटियारी क्या है। कई लोग शब्द ही पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन याद रखिएगा घोटुल प्रथा का ही स्थानिक नाम है चेलिक मेटियारी। तो कभी यदि प्रश्न बन सकता है एमपीपीएससी में कि चेलिक मेटियारी का संबंध किससे है, तो घोटुल प्रथा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन चेलिक मेटियारी को याद रखिएगा। चेलिक मेटियारी का संबंध किससे है? यह घोटुल प्रथा है और इसका संबंध गोंड जनजाति से। आगे चलते हैं दोस्तों, इनके प्रमुख देवता देख लेते हैं। तो इनमें 3 देवता, बड़ा देव है, बूढ़ा देव है और लोहासुर है, और एक ठाकुर देव होते हैं दोस्तों। कौन से होते हैं? ठाकुर देव। ठीक है, ठाकुर देव जो होते हैं ग्रामों के देवता होते हैं, और एक दूल्हा देव होते हैं, दूल्हा देव। ठीक है, तो दूल्हा देव और बूढ़ा देव ये दोनों देवता जो होते हैं ये प्रमुख माने जाते हैं गोंड जनजाति में। एक तो दूल्हा देव, ठीक है, और दूसरे बूढ़ा देव। सबसे प्रमुख देवता यदि पूछे तो दूल्हा देव और बूढ़ा देव दोनों को ही अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल रहा है, लेकिन याद रखिएगा दूल्हा देव और बूढ़ा देव दोनों को ही इस जनजाति में प्रमुख माना जाता है। सर्व प्रमुख देवता वैसे बूढ़ा देव अधिकतर किताबों में मिला है, तो बूढ़ा देव याद रखिएगा। ठीक है, गोंडों के प्रमुख देवता बूढ़ा देव। फिर इनकी खेती को क्या कहा जाता है? तो इनकी खेती को कहा जाता है बारी। खेती को क्या कहा जाता है? बारी कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या इनकी किस जिले में मिलती है? तो छिंदवाड़ा जिले में मिलती है। और बेरियर एल्विन जिन्होंने बैगा के ऊपर भी बुक लिखी है, उन्होंने जो गोंड जनजाति पर भी एक बुक लिखी है, और उस बुक का नाम है द मुरिया एंड देयर घोटुल। तो यह बुक का नाम भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। बेरियर एल्विन की किताब है द मुरिया एंड देयर घोटुल। ठीक है, और क्या है? इनके मोहल्ला को टोला कहा जाता है दोस्तों, इनके मोहल्ला को टोला कहा जाता है, और गुदना प्रिय जनजाति है ये। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। क्या क्या देखा? खेती को इनकी बारी कहा जाता है, सर्वाधिक जनसंख्या छिंदवाड़ा में है, और बेरियल एल्विन ने इन पर एक किताब लिखी है द मुरिया एंड देयर घोटुल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके मोहल्ला को टोला कहा जाता है।
फिर आदिवासी नृत्य देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से नृत्य होते हैं? सबसे पहले सैला नृत्य होता है, ठीक है। सैला नृत्य क्या होता है? शीत ऋतु में रात भर किया जाने वाला नृत्य है। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, सैला का अर्थ होता है ठंडा, सैला का अर्थ क्या होता है? ठंडा। तो ठंड की ऋतु में मतलब शीत ऋतु में रात भर ये नृत्य किया जाता है, तो सैला याद रखिएगा। दूसरा है कर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट। कर्मा नृत्य में क्या होता है? करम देवता को समर्पित होता है ये नृत्य। कौन से देवता को? करम देवता को समर्पित होता है। जीवन चक्र की अभिव्यक्ति है दोस्तों ये नृत्य, और इस नृत्य का गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड में इसका नाम आ चुका है, गिनीज बुक में। तो यह भी याद रखिएगा किस नृत्य का गिनीज बुक में नाम आया है, तो कर्मा नृत्य का, दोनों याद रखिएगा। फिर गोंड और बैगा दोनों जनजाति करती है, ठीक है। गोंड और बैगा से संबंधित नृत्य है, और इसमें एक मांदर नामक वाद्य यंत्र होता है दोस्तों, जिसका प्रयोग करके यह जो कर्मा नृत्य है यह किया जाता है। तो सारे फैक्ट कर्मा जनजाति संबंधित याद रखिएगा आप लोग। ये इस तरीके का जो है आपका होता है नृत्य, ठीक है। यहाँ पे पिक लगाई हुई देख लीजिए। तो कर्मा नृत्य क्या क्या याद रखना? करम देवता को समर्पित है, जीवन चक्र की अभिव्यक्ति का वर्णन है इसमें, गिनीज बुक में इसका नाम है। गोंड और बैगा दोनों जनजाति यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दीवानी है, सजनी है, बिरछा है, सुआ है, और एक नृत्य है गेंडी। तो गेंडी नृत्य का संबंध भी गोंड जनजाति से है। इसके अलावा जो दीवानी और सजनी है, इनको पूछने की सबसे ज़्यादा संभावना है, और इन पर जो प्रश्न है वो सबसे अधिक बनते हैं। तो यह आप याद रखिएगा, दीवानी और सजनी किस जनजाति संबंधित है? गोंड जनजाति संबंधित है। बाकी कर्मा और सैला तो आप लोग याद ही रख लेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, ये एक और नोट करके लिखा हुआ एक फैक्ट है यहाँ पे। 2019 में गोंडी भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल किया गया, तो यह भी याद रखिएगा। 2019 में गोंडी भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल किया गया है, ठीक है। प्रमुख व्यक्तित्व आप लोग जानते हैं, मैंने जनजाति व्यक्तित्व वाला जो लेक्चर कराया उसमें सारे व्यक्तित्व करवा दिए हैं। फिर भी जो गोंड जनजाति से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व उनको यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देख लीजिए इनके बारे में कुछ चीज़ें। जैसे जो रानी दुर्गावती है, गोंड वंश की शासिका रही, दलपत शाह की पत्नी थी। 1548 से इन्होंने जो है आपके 1564 शासन किया, 1548 से, ठीक है। फिर शहीद हो गई थी। अकबर का आक्रमण होता है आसफ खां के द्वारा, तो शहीद हो जाती है ये। और इनके काफ़ी सारे निर्माण कार्य भी है इनके नाम पर, जबलपुर में यूनिवर्सिटी भी है। तो इस तरीके के फैक्ट याद रखिएगा। शंकर शाह, रघुनाथ शाह, इनका संबंध आप लोग जानते हैं। शंकर शाह रघुनाथ शाह का संबंध 1857 की क्रांति से है, और रानी दुर्गावती के वंशज माने जाते हैं ये, ठीक है। तो 1857 की क्रांति से इनके बारे में भी अपन जो है सारी चीज़ें देख चुके हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं, बख्त बुलंद शाह, इनके बारे में भी आप जानते हैं, बख्त बुलंद शाह। फिर है जंगल सिंह श्याम। जंगल सिंह श्याम दोस्तों, इनके बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा, पूछा जाता है कि विधानसभा पर किस आदिवासी चित्रकार की चित्रकारी उकेरी गई है, या किसने वहाँ पर पेंटिंग की है, तो जंगल सिंह श्याम का नाम आता है। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये जापान गए थे दोस्तों, और जापान में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यह भी एक प्रश्न बनता है कि किस जनजाति व्यक्तित्व का या किस चित्रकार का जो देहांत है वो जापान में हो गया, तो जंगल सिंह श्याम का जो देहांत है वो जापान में हो गया, ठीक है। इन्होंने एक नई चित्रकला का भी विकास किया था दोस्तों, नई चित्रकला का भी विकास किया था, जिसका जो नाम है जंगल कलाम। जंगल कलाम या जंगल कलाम कहीं कहीं पर मिलता है, याद रखिएगा, जंगल कलाम, जंगल कलाम नाम मिलता है, ये जंगल कलाम भी नाम मिलता है। नई चित्रकारी का इन्होंने विकास किया था जंगल सिंह श्याम, और ढिंडोरी से संबंधित थे दोस्तों। ये कहाँ से संबंधित थे? ढिंडोरी से संबंधित थे, ठीक है। आगे चलते हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते, जानते ही आप लोग, मंडला संसदीय क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। संग्राम शाह के बारे में भी आप लोग जानते हैं, हृदय शाह। देखिए संग्राम शाह जो है ये वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं इन्हें। यदि आपने गोंडवाना रियासत पढ़ी है तो गोंडवाना रियासत का वास्तविक संस्थापक जो है इन्हें माना जाता है। फिर जो आपके और क्या किया इन्होंने, तो 52 गढ़ों की स्थापना की थी, इसलिए इन्हें 52 गढ़ाधिपति की उपाधि भी दी गई थी। 52 गढ़ों की स्थापना की थी इन्होंने, 52 गढ़ाधिपति की उपाधि दी गई थी इन्हें। फिर आपके हृदय शाह आते हैं। तो जितने भी जो वहाँ पे रामनगर शहर है, वहाँ पे जितने भी महलों का निर्माण है वो सारा किसने कराया था? आपके हृदय शाह ने करवाया था। और हृदय शाह के बहुत सारे निर्माण कार्य है जो आपको मंडला और ढिंडोरी में देखने के लिए मिलेंगे। फिर एक अभिलेख है, रामनगर अभिलेख, उसका भी संबंध किससे है? हृदय शाह से है। ये भी एक गोंड शासक थे जो संग्राम शाह के वंशज थे। गोंडवाना रियासत पे इन्होंने राज किया था। तो इस तरीके से आपने देखा कि कुछ प्रमुख व्यक्तित्व है
और भी इन व्यक्तित्व के बारे में यदि आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो वो व्यक्तित्व, जनजाति व्यक्तित्व वाली वीडियो डली हुई है चैनल पर, उसे जा करके देख लीजिएगा। वहाँ पर पूरे विस्तार से मैंने सारे व्यक्तित्व को समझाया हुआ है। ठीक है, एक बार हम और देख लेते हैं चीज़ें क्या क्या हमें याद रखनी है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए कहाँ कहाँ से, एक तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं। तो उपजाति आप लोग जानते हैं, प्रधान, अगरिया, ओझा, सोलहास, कमार याद रहेगी आपको। फिर विस्तार भी आप लोग याद रखेंगे। मेघनाथ पर्व याद रखिएगा, ये तो सबको याद रहता है कि किससे संबंधित है, लेकिन कब मनाया जाता है वह याद रखिएगा। फिर नवाखानी पर्व कब मनाया जाता है वह याद रखिएगा। और लारूकाज पर्व सुअर के विवाह का प्रतीक है। फिर आपका मढ़ई, जो मढ़ई पर्व है, इसमें एबाल तोड़ नृत्य, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एबाल तोड़ नृत्य का संबंध पूछ सकता है किससे है, तो याद रखिएगा मढ़ई पर्व से है। विवाह, पठनी विवाह, ये प्रश्न जरूर बन सकता है कि किस विवाह में लड़की बारात लेके लड़के के घर जाती है, तो पठोनी विवाह में। ठीक है दोस्तों, कौन सा विवाह, पठोनी विवाह, गौंड जनजाति संबंधित है। चढ़ विवाह, नॉर्मल शादी की जैसे लड़का बारात लेके लड़की के यहाँ जाता है। लमसेना विवाह, जिसमें लड़का ससुराल में कुछ दिन के लिए रहता है, जिसे लामा नाई भी कहा जाता है। दूध लौटावा जानते हैं आप लोग, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। चेलिक मेटियारी दोस्तों, चेलिक मेटियारी किसका नाम है, घोटुल प्रथा का ही नाम है। देवता तो दूल्हा देव और बूढ़ा देव, इन दोनों के नाम याद रखिएगा, प्रमुख देवता है। ठीक है, लोहासुर तो अगरिया जनजाति के देवता है, अगरिया जनजाति के देवता है, जिसमें जो है काली मुर्गी भेंट की जाती है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, काली मुर्गी भेंट की जाती है लोहासुर को, अगरिया जनजाति के देवता है ये। फिर है आपकी खेती, तो खेती को गोंड जनजाति बाई कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या छिंदवाड़ा में है। बेरियर एल्विन की किताब द मुरिया एंड देयर घोटुल। ठीक है, मोहल्ला को टोला कहा जाता है। नृत्य में हमने देख लिया कर्मा नृत्य है ना, गिनीज बुक में किस नृत्य का नाम है, तो कर्मा नृत्य याद रहेगा। सैला का अर्थ ठंडा होता है, शीत ऋतु में किया जाता है। दीवानी सजनी इंपॉर्टेंट है, किस जनजाति संबंधित है, गोंड जनजाति संबंधित है। गेंडी नृत्य पैर में यंत्र बांध कर किया जाता है। ठीक है, पैर में यंत्र बांध कर किया जाने वाला कौन सा नृत्य है, तो गेंडी नृत्य है। ठीक है, फिर ये गोंडी भाषा को मध्य प्रदेश कब शामिल किया गया, तो 2019 में शामिल किया गया। फिर प्रमुख व्यक्तित्व हमने देखे। तो इस प्रकार से गोंड जनजाति से जो तथ्य हो सकते हैं, जहाँ तक भी सारे प्रश्न इनमें कवर हो जाएंगे आपके, तो इस तरीके से देखिएगा। और इस वीडियो को